च1 सच या दिखावा। मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के एक कमरे में एक लड़का बहुत खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रहा था। और भाई खुश होए भी क्यों ना, आखिर वो इतने सालों बाद वो अपने घर जा रहा था। हाँ भाई, आज वो सालों बाद घर जा रहा था। इस लड़के का नाम है वीर सहगल है तो सहगल परिवार का वरिष्ठ, लेकिन वीर को सहगल परिवार से काफी सालों पहले उसे बेदखल कर दिया गया था। क्यों, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। एक्चुअली हुआ ये कि आज वीर के दादाजी जानी भानु प्रताप सहगल का कॉल आया था वीर के पास और वो वीर को वापस बुला रहे थे, जिस वजह से वीर बहुत खुश हो गया था और इसी वजह से वो खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रहा था। वीर को ये नहीं पता था कि उसके दादाजी उसे क्यों बुला रहे हैं, क्यों कि उसके दादाजी उसे ऐसा कुछ बताया ही नहीं था, सिर्फ इतना ही कहा था कि वो घर आ जाए। थोड़ी ही देर में वीर अपना सामान पैक कर तैयार हो गया अपने घर जाने के लिए। तभी उसके कमरे एक लड़का जो उसी के हम उम्र का दिख रहा था वो अंदर आकर उससे कहता है जा रहा है, जिस पर वीर घूमकर देखता है तो उसे अपने सामने उसका बेस्ट फ्रेंड खड़ा था, जिसे देखकर वीर उससे कहता है तू सिटी क्यों हो रहा है, मैं तुझे नहीं भूलने वाला। तब वो लड़का उससे कहता है मैं तुझे भूलने भी नहीं दूंगा, समझा, अब जा वरना लेट हो जाएगा। जिस पर वीर उसे कहता है ख्याल रखना अपना, अभय। फिर वीर अपने हॉस्टल के कमरे से अपना सामना लेकर बाहर निकलने को होता है कि तभी वो गेट पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर अभय से कहता है यार अभय, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूँ, क्या सोचता है। जिस पर अभय उससे कहता है नहीं वीर, मुझे कुछ दिन यहाँ काम है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊँगा सहगल मेंशन। तब वीर कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ वरना मैं लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर वीर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही अभय किसी सोच में डूब जाता है और अपने मन में कहता है उम्मीद करता हूँ वीर तुम सही सलामत रहो, पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था तुम्हारे दादी जी का यूँ अचानक बुलाना। इतना कहकर वो भी उस रूम से बाहर निकल जाता है। वही वीर यूनिवर्सिटी से बाहर आकर एक कैब बुलाता है और कैब में बैठने से पहले एक बार फिर से अपनी यूनिवर्सिटी को देखता है। फिर वो कैब में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है अंकल सहगल मेंशन ले चलिए। वो ड्राइवर पहले तो वीर को ऊपर से नीचे देखता है, फिर वो अपनी कैब आगे बढ़ा देता है। वही वीर के मन में उधेड़ बन चल रही थी, पता नहीं क्यों उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। उसका सिक्स सेंस कह रहा था शायद कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वीर उसे नजर अंदाज कर देता है। करीब 1 घंटे बाद उसकी कैब एक बड़े से मेंशन के सामने रुकती है और फिर ड्राइवर से कहता है मैं इस मेंशन के अंदर नहीं जा सकता हूं। जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप कैब से उतर जाता है और फिर वो ड्राइवर को पैसे देकर मेंशन को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मेंशन के अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं। वो अपना सामान लेकर मेंशन के गेट पर पहुंच जाता है। तब उसे एक गार्ड उससे पूछता है किससे मिलना है भाई। वही वीर उस गार्ड को देखकर कहता कैसे है रामू काका। वही जब वो गार्ड वीर की बात सुनता है तो उसे एक पल के यकीन नहीं होता है, इसलिए उससे वीर से पूछा तुमने अभी अभी क्या कहा। ये कहते वक्त उस गार्ड की यानी रामू काका की जुबान थोड़ी लखा रही थी। रामू काका के सवाल पर वीर फिर से वही सवाल करता है मैंने पूछा कैसे है रामू काका। जिस पर रामू काका उससे कहता है वीर बाबा, आप वीर बाबा है न। जिस पर वीर अपना सर में हिला देता है। तब रामू काका तुरंत मेंशन का बड़ा सा गेट खोल देते हैं और वीर को अंदर आने को कहते हैं। अंदर आते हैं वीर उनसे कहता है काका आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस पर काका कहते हैं हम बढ़िया है बाबा, बड़े साहब आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। जिस पर वीर सोच में पड़ जाता है और उसे एक तरफ खुशी भी हो रही थी, उसके दादाजी उसका इंतजार कर रहे हैं। तब वीर अपना सर हिलाते हुए मेंशन को देखते हुए वो अंदर चला गया, क्योंकि वो इतने सालों बाद वीर मेंशन में आया था, उसने पूरा बचपन यही बिताया था। तब मेंशन इतना बड़ा नहीं बना था, तब यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा घर था, लेकिन अब मेंशन को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्वर्ग में आ गया है। चारों तरफ हरियाली और अनेक तरह के फूल लगे हुए थे। यही सब देखते हुए वीर मेंशन के अंदर चला गया और अंदर जा उसने देखा कि उसके दादी जी उसका हॉल में इंतजार कर रहे थे। वहीं जब उसके दादी जी की नज़र वीर पर पड़ी तो एक पल के लिए वो ठहर से गए, लेकिन फिर उन्हें कुछ याद आया और वो वीर को देखकर उससे कहते हैं आओ वीर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दादाजी वीर का इतना इंतजार क्यों कर रहे थे, जानने के लिए बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय चटू सच। अब आगे चैप्टर 2। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावेल का दूसरा चैप्टर बिना देरी किए। वीर को देखकर दादाजी उससे कहते हैं आओ वीर आओ, मैं तुम्हारा
ही इंतजार कर रहा था। वही वीर जब अपने दादाजी को देखता है तो वो आगे आकर अपने दादाजी के पैर छूने को होता है, लेकिन जैसे वो अपने दादाजी के पैर छूने के लिए झुकता है वैसे ही दादाजी अपने पैर पीछे कर लेते हैं, जिस पर वीर को कुछ समझ में नहीं आता है और वो ऊपर उठकर अपने दादाजी को देखता है। वही दादाजी वीर को देखकर पीछे की ओर इशारा करके कहते हैं, तुम ये अपना सारा सामान लेकर क्यों आए हो? जिस पर वीर कुछ समझने नहीं आता है, इसलिए वो उनसे पूछता है, क्या मतलब है आपका दादाजी? आपने ही तो मुझे वापस बुलाया था। जिस पर दादाजी वीर से कहते हैं, हाँ बुलाया था, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा के लिए थोड़ी बुलाया था जो तुम अपना सारा सामना लेकर आ गए हो। दादाजी की बात पर वीर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझने नहीं आ रहा था कि दादाजी उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर फिर से वो पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं दादाजी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तब दादाजी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुमसे एक जरूरी काम था जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता था, इसलिए तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा, वरना मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुलाता। अब वीर को पूरी बात समझ में आ जाती है कि दादाजी उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और वो शांति से अपने दादाजी पूछता है, किस लिए बुलाया है मुझे? तब दादाजी पहले तो वीर को एक तक देखते हैं, फिर वो एक फाइल आगे बढ़ाकर वीर को देते हुए कहते हैं, इसमें तुम साइन कर दो और चलते बनो। तब वीर पहले तो उस फाइल को पूरी पढ़ता है और कुछ देर बाद वो फाइल पढ़ने के बाद अपने दादाजी को देखते हुए कहता है, आपको ये क्यों लगता है कि मैं इस पर साइन करूंगा? हम तब उसके दादाजी अपने गुस्से को दबाते हुए उससे कहते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तब वीर जोर जोर से हंसने लगता है, हाँ हाँ हाँ, और वो हंसते हुए अपने दादाजी से कहता है, आप है कौन जो मैं आपकी बात मानूं? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप मुझे यहाँ क्यों बुला रहे थे, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था कि मैं आपकी बातों में आ गया था। लेकिन कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, मैं नहीं करने वाले, इस फाइल में साइन कर लो जो आपको करना, मैं अपने माँ बाप की कमाई आपके नाम पर बिल्कुल नहीं करूँगा। एक्चुअली वीर के दादाजी वीर को इसलिए घर वापस बुलाया था कि वो वीर से इस फाइल पर साइन करवा सके। उन्हें यकीन वीर उनकी बात मान लेगा, लेकिन वीर ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह जो अभी तक अपने गुस्से को दबा रहे थे उनका उससे कंट्रोल छूट गया और वो गुस्से में वीर से कहते हैं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इस फाइल पर चुपचाप साइन कर दूँ वरना अंजाम बुरा नहीं होगा। तब वीर कहता है, हाँ पता है अंजाम बुरा नहीं होगा, जैसे मेरा माँ पापा का नहीं हुआ था। क्यों? सही कहा ना दादाजी? जिस पर दादाजी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपने मन में कहते हैं, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया है कि इसके माँ पापा को मैंने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो वीर से कहते हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैंने तुम्हारे माँ पापा को मारा है? जिस पर वीर कहता है, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा दादाजी, वो तो आप कह रहे हैं। जिस पर दादाजी को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो जल्दी जल्दी में क्या बोल गए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी वीर उनसे कहता है, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा माँ पापा की मौत कैसे हुई थी? आपने खेल तो बहुत अच्छे से खेला था, लेकिन आप अपने खेल में फेल हो गए दादाजी। फेल? आपने कोशिश तो बहुत की, मुझे सच का पता न चले। इनफैक्ट जब मैं आज यूनिवर्सिटी से निकला था तब मुझे नहीं पता चला था, लेकिन यहाँ तक आते आते मुझे रास्ते में किसी का कॉल आया था, उसने ही मुझे बताया था। इनफैक्ट उसने ही मुझे आपके खिलाफ सारे सबूत दिए हैं, देखना चाहेंगे, लेकिन मैं अब दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं वो सारे सबूत सीबीआई को दे दिए हैं और वो किसी भी टाइम आते होंगे। जिस पर दादाजी हड़बड़ा से जाते हैं और उनको डर लगने लगता है और वो डरते डरते कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ये सब न होने दूंगा। फिर कुछ सोचकर दादाजी अपने सारे गार्ड्स को बुलाते हैं, गार्ड्स जल्दी और इस लड़के को पकड़ो। वही वीर अपने दादाजी के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। वो तो सोच रहा था कि उसके दादाजी अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट वो तो उसे भी एक बार मारने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। दादाजी बुलाने पर लिविंग हॉल में काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वीर को चारों तरफ दे घेर लेते हैं और वही दादा जी वीर को देखते हुए कहते हैं, जब मैंने तेरे माँ बाप को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, तू भी वैसे मरेगा। वही वीर अपने आप को गार्ड्स के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी उसके दादाजी यानी भानु प्रताप अपने एक गार्ड को इशारा करता है, जिस पर वो गार्ड एक इंजेक्शन लेकर वीर की गर्दन पर लगा देता है, जिस पर वीर को बहुत दर्द होता है, क्योंकि भले ही वो दिमाग से अच्छा हो लेकिन बॉडी से बहुत ही कमजोर था। इंजेक्शन के लगते ही वीर की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को होश में रहने की कोशिश करता है और उसी हालत में अपने दादाजी कहता, जिस लिए ये सब आप कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होने वाला, क्यों कि मैंने पहले ही अपनी सारे प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है।
और अब तक आपके सारे कारनामे पुलिस तक पहुंच गए होंगे। वो किसी भी वक्त आती होगी, जिस पर पहले तो वीर के दादा जी थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर वो वीर को देखकर हंसने लगते हैं। हा हा हा, वीर तुम्हें मुझे क्या समझ रखा है? हा, तुम मेरे खिलाफ इतना सब कुछ करोगे और मैं क्या हाथ में हाथ रख कर बैठा रहूंगा? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। देखना चाहोगे? चलो मैं तुम्हें एक डेमो दिखता हूँ। तुम्हें 1 महीने पहले केदारनाथ में हुआ एक एक्सीडेंट याद है न, जिस पर वीर कुछ याद आता है? वही वीर के दादाजी अपनी बात आगे कहते हैं। उस बस जितने भी यात्री थे सभी मारे गए थे और उस बस में मेरे नाम से एक यात्री था, जिस पर वीर की आंखें बड़ी हो जाती है। मैं 1 महीने पहले ही वीर मर चुका हूँ दुनिया के सामने, और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो है इस देश सबसे पावरफुल आदमी, जो हर किसी को खरीद सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन तुमने ये प्रॉपर्टी दान करके बहुत बड़ी गलती कर दी वीर। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय। 3 अंत। अब आगे चैप्टर 3। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावेल का तीसरा चैप्टर बिना देरी किए। वीर, ये तुमने प्रॉपर्टी दान करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सालों पहले भी ऐसा ही हुआ था, तुम्हारे बाप ने भी ऐसा किया था, इसलिए मुझे उसको अपने रास्ते से हटाना पड़ा था, और अब तुम भी ऐसा कर रहे हो। आखिर पता कैसा चलेगा कि तुम उसके बेटे हो? पर वीर, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और अब जब तुमने ये किया है तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी, वो भी ऐसी सजा जिससे तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। फिर भानुप्रताप यानी वीर के दादाजी अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए कहते हैं, इसे लैब में ले चलो और ये मेंशन जितना जल्दी हो सके डिस्ट्रॉय कर दो। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। आई बात समझ में? वही सभी गार्ड भी भानुप्रताप की बात मानकर वीर को वहां से लैब में ले जाते हैं और कुछ गार्ड मेंशन को डिस्ट्रॉय करने के जुट जाते हैं। वही भानुप्रताप भी लैब की ओर चले जाते हैं, जो इस मेंशन के अंडरग्राउंड में बनी थी, जिस वजह से किसी को कुछ पता नहीं चल सकता है। वही वीर अब तक बेहोश हो चुका था और उसके साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है उसको कोई सुध नहीं थी। वही वो गार्ड्स जो वीर को लैब में लेकर आए थे उसको ले जाकर लैब में बने बेड पर लिटा देते हैं। वही भानुप्रताप पीछे आकर अपने गार्ड्स को कहते हैं, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो, जिस पर सभी गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ साइंटिस्ट उसी लैब में आते हैं। तब भानुप्रताप उन सभी से कहते हैं, इसका खून बहुत कीमती है, सालों पहले जैसे इसके बाप का खून हम लोगों के बहुत काम आया था, इस लिए मैं चाहता हूं कि इसके भी बॉडी का सारा खून निकाल लिया जाए। लेकिन इससे पहले इसको इतना टॉर्चर करो कि इसको भी पता चले कि इसने क्या किया है। आई बात समझ में? चलो सब शुरू हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ इसको टॉर्चर होते हुए। वही वीर को थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगा था कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ कि उसके सर पर कोई चीज़ लगाई जा रही है। उसने अपने हाथों से सर को छूने की कोशिश की तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ बंधे हुए, यहाँ तक उसके मुंह में कपड़ा भी डाला हुआ था। तो उसने अपनी पूरी आंख खोल के देखा तो उसके पास काफ़ी सारे आइटम जो कि टॉर्चर करने में यूज़ होते हैं वो रखे हुए थे, जिसे देखकर वीर अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा छटपटाते देखकर भानुप्रताप के चेहरे पर एक स्माइल उभर आई थी जो अच्छी नहीं थी। वो खतरनाक स्माइल के साथ वीर से कहते हैं, अरे अरे वीर, तुम तो अभी से ऐसे छटपटाने लगे, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। अच्छा हुआ तुम होश में आ गए, अब ज्यादा मजा आएगा तुम्हें तिलकते देखकर। इतना बोलकर भानुप्रताप एक खतरनाक तरीके से हंसता, जिसे सुन और देखकर वहां पर साइंटिस्ट थे वो भी एक बार के लिए डर गए थे। लेकिन जल्दी ही उन सभी ने अपना होश संभाला और अपना काम करने लगे। तभी एक साइंटिस्ट ने जो वीर के सर पर इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन लगाया था वो आगे आया और वीर के कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर वीर की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस साइंटिस्ट को देखने लगा, जिस पर उस साइंटिस्ट अपनी पलकें झपका दी, जिसे देखकर वीर अपनी आंख बंद कर लेता है जैसे वो कुछ करने की सोच रहा है। तभी पता नहीं वीर के पास इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है, जिससे वो अपने बंधे हाथ को छुड़ा लेता है और जल्दी से अपने मुंह से कपड़ा निकालकर अपने दादाजी को देखता है, जो इस वक्त हैरानी से वीर को देखे जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वीर जो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा था उसके पास इतनी ताकत कैसे आ गई। तभी उन्हें वीर की आवाज़ सुनाई पड़ी जो कह रहा था, बहुत शौक है ना आपको दादाजी लोगों को मारने का, अब मैं आपको बताऊंगा मरना किसे कहते हैं। फिर
वीर पूरी लैब को देखता है, जिसे देखकर वीर उनसे कहते हैं, हम इंटरेस्टिंग बहुत अच्छी लैब बनाई है, लेकिन आपके लैब में एक गड़बड़ है, वो क्या ये आप भी जानते हैं? जिसे सुनकर वीर के दादाजी को समझ में नहीं आता है, जिसे देखकर वीर उनसे कहता है, अरे दादाजी, आपने ही लैब बनवाई है और आपको नहीं पता है कि आपकी इस लैब में क्या फॉल्ट है? तो आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं, वहां पर लिखा है, तब शायद आपको समझ में आ जाएगा। जिस पर वीर के दादाजी न समझी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर एक स्टिकर लगा हुआ था, जिसमें लिखा था कि यहाँ पर आग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अन्यथा यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। जिसे देख उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है और वो मुड़कर वीर को देखता है, जिसके हाथ में एक लाइटर था, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं। वही वीर अपने दादा से कहता है, बहुत शौक है आप लोगों को मारने का, आज मैं आपके सारे शौक पूरा कर दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन आप सबको लेकर मरूंगा। वो कहते हैं, एक डूबा तो डूबा, सबको लेकर डूबा। वही भानुप्रताप कुछ सोचकर हंसते हुए कहते हैं, वीर तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं। हाँ हाँ, कहना आसान है वीर, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तब वीर कहता है, अच्छा ऐसा क्या, चलो फिर ट्राई कर लेते हैं, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। इतना बोलकर वीर लाइटर को जलाने की कोशिश करता है। पहली बार ट्राई करता है तो वो जलता नहीं है, जिसे देख कर सब डर जाते हैं, लेकिन जब लाइटर नहीं जलता है तो उन्हें सांस आती है। वही भानुप्रताप भी डर गए थे और वो अपने मन में कहता है, कुछ सोच भानु, नहीं तो ये तो मरेगा ही, साथ ही मुझे भी लेकर मरेगा। तभी वीर के बार फिर से लाइटर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नहीं जलता है। वही वीर अपनी आंखें बंद कर अपने माँ पापा को याद करता है और कहता है, आई एम सॉरी माँ पापा, लेकिन ये मुझे करना ही होगा। नहीं दादाजी, इस पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। बस मुझे एक दुख रहेगा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी पाया। फिर वीर अपनी आंखें खोलकर अपने दादाजी को देखता है, जो इस वक्त सोच में गुम थे। उन्हें देखकर वीर तेज आवाज में कहता है, योर टाइम अप। इतना बोलकर वीर लाइटर जला देता है। इसी के साथ वो पूरी लैब ब्लास्ट हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय। चैप्टर 4 रीबर्थ विदाई। अब आगे चैप्टर 4। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावेल का चौथा चैप्टर बिना देरी किए। पूरी लैब ब्लास्ट होने के बाद वहां का नज़ारा बहुत ही खतरनाक हो गया था। पूरी लैब में सभी साइंटिस्ट के चित्रे पड़े थे और उसी में वीर भी था, लेकिन वीर की अभी कुछ सांसें चल रही थी। वो मन ही मन कह रहा था, काश वो अपनी पूरी लाइफ जी पाता, लेकिन ये नहीं हुआ। इसी के साथ उसकी बची कुची सांसें भी बंद हो गई थी। कुछ दिनों बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में जहाँ स्टूडेंट्स का इलाज होता है, वहाँ पर एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था। शायद उसे कुछ हुआ था, तभी वो लड़का अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी हैरानी भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगता है। कुछ सोचकर वो लड़का अपने मन में कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो उस लैब में मर गया था, क्या किसी ने मुझे बचा लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसे एहसास होता है कि उसके सर पर पट्टी बंधी है, जिसे महसूस कर वो अपने मन में कहता है, और ये मेरे सर पर पट्टी क्यों बंधी है? और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास एक लेडी डॉक्टर आ कहती है, अच्छा हुआ वीर तुम्हें होश आ गया। वही वो लड़का आवाज सुनकर ऊपर देखता है तो वहां पर उसे एक मिडिल एज की डॉक्टर खड़ी हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो उनसे पूछता है, आप कौन है और मुझे यहाँ कौन लाया? जिसे सुनकर वो डॉक्टर उसे अजीब नजरों से देखती है और वो उनसे कहती है, क्या हुआ वीर, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तभी डॉक्टर के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो उससे कहती है, रुको मुझे तुम्हारा चेकअप करने दो, फिर मैं बताती। क्योंकि उनको डर था शायद वीर की याददाश्त चली गई। वही वीर की नज़र तभी उसी वार्ड में लगे शीशे में चली जाती है, जिसे देखकर उसकी हैरानी बढ़ जाती है और वो हैरान भरी नज़रों से अपने शरीर को देखने लगता है और कहता है, ये मैं नहीं हूँ, ये कौन है? डॉक्टर ये कौन है? वही वो डॉक्टर। वीर को पैनिक होता देखकर वो डॉक्टर उसे शांत कराते हुए उसे एक नींद का इंजेक्शन दे देती है, जिससे थोड़ी देर वीर शांत हो जाता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। वही वो डॉक्टर परेशान हो जाती है और कहती है, ये क्या हो गया वीर के साथ? पहले ही क्या उसकी जिंदगी में परेशानी कम थी और अब ये भी? अब जाने इसका क्या होगा। फिर वो डॉक्टर वीर का चेकअप करती है और कुछ टेस्ट करती है और वो रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगती है। अब आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये वीर ही है और उसका किसी दूसरी बॉडी में उसकी सोल आ गई, और जिसकी बॉडी में वीर की सोल आई है उसका नाम भी वीर है, और आगे आप सभी लोग जानेंगे। 1 घंटे बाद वीर को थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। होश में आने के बाद वीर इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं
दिखाई देता है तो वीर अपने मन में कहता है हेलो तुम हो, जिस पर उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है जी मास्टर मैं तो हमेशा ही आपके साथ ही रहूंगा। तब वीर उससे कहता है पहले तुम ये बताओ क्या तुम और कोई प्लान नहीं बना सकते थे, जिस पर वो कहता है मास्टर उस वक्त मुझे जो भी ठीक लगा मैंने आपको बता दिया, इसके साथ आपने दुनिया को खतरे से भी बचा लिया है। ये किसी और की आवाज नहीं है, ये आई की आवाज है और इसी सिस्टम ने वीर को ऐसा करने के लिए कहा था ताकि वो दुनिया में आने वाले खतरों से बचा सके। तब वीर उस सिस्टम से कहता है अरे यार तुम्हारा कोई नाम वाम है क्या, या मुझे ऐसे सिस्टम ही बुलाना पड़ेगा। जिस पर वो आई सिस्टम कहता है अरे मास्टर आप मेरा नाम रख सकते हैं। तब वीर कहता है ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम ये बताओ ये किसकी बॉडी है। तब सिस्टम उससे कहता है मास्टर इसका नाम भी वीर है और कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं आपको इसकी यादें नहीं दे सकता हूं और न ही इसके बारे में कोई भी जानकारी। जिस पर वीर उस भड़क उठता है ये क्या कह रहे हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो मैं जीऊंगा कैसे। तब वो सिस्टम तपाक से कहता है जैसे वो लोग जीते हैं जिन लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है। तब वीर चुप जाता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब वो सिस्टम से कहता है कुछ बेसिक डिटेल भी नहीं है क्या। तब सिस्टम कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ। तब वीर कहता है कुछ बेसिक डिटेल लाकर दो, आखिर पापा ने तुम्हें मेरे लिए तो रखा है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इतने सालों से तुम क्यों एक्टिवेट नहीं हुए, तभी क्यों हुए जब मरने के कगार पर आ गया। इससे पहले वो आई सिस्टम वीर की बातों का जवाब देता उससे पहले वार्ड खुलता है और वही डॉक्टर अदन आती है और पीछे दो लड़के आते हैं जो दिखने में बहुत हैंडसम लग रहे थे लेकिन वीर से कम है, आखिर वो इस कहानी का हीरो है। वही वीर दो अनजान चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा लुक होता है जिसे देखकर समझा सकता है वो उन दोनों लड़कों को नहीं पहचान पाया है, जिसे देखकर वो डॉक्टर वीर से कहती है वीर तुम इन दोनों को तो पहचानते हो ना। तब वीर न में सर हिला देता है जिस पर उन दोनों लड़का का चेहरा उतर जाता है। वही वो डॉक्टर उन दोनों से कहती है देखा मैंने कहा था इसे कुछ याद नहीं है, इसे सिर्फ अपने नाम के अलावा कुछ नहीं याद नहीं है। अब ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम वीर को सब बताओगे, आई होप वो तुम्हारी बातें समझे। तभी उनमें से एक लड़का आगे का डॉक्टर से कहता है मैं समझ गया मोम, मैं वीर को सब कुछ बताऊंगा, मैं ऐसे मौके पर अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता है। तब दूसरा लड़का है पार्थ सही कह रहा है आंटी। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के गुड बाय। चैप्टर 5 मुझे सब कुछ जानना है। अब आगे चैप्टर 5। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावेल का 5वां चैप्टर बिना देरी किए। वही वीर उन दोनों की बातें सुन रहा था और समझ रहा था लेकिन वो दिखा ऐसे रहा था जैसे वो उनकी बातें नहीं सुन रहा है। वीर उन सब की बातें सुनकर अपने मन में कहता है इनकी बातों से लग रहा है जैसे ये इस बॉडी के ओनर के बेस्ट फ्रेंड्स है। वही पार्थ के पीछे खड़ा लड़का आ गया आकर डॉक्टर आंटी जो कि पार्थ की माँ है उनसे कहता है आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम वीर को संभाल लेंगे, अब आप जाए, आपको और भी पेशेंट अटेंड करने होंगे। जिस पर वो डॉक्टर आंटी कहती है ठीक है मैं जाती हूँ और किसी चीज़ को कोई दिक्कत महसूस हो तो मुझे बुला लेना, इतना कह वो वहाँ से चली जाती है। अब उस वार्ड में वीर के साथ पार्थ और वो लड़का था जिसका नाम राज था। वही वीर इस वक्त अपनी आंख बंद करे लेता था लेकिन उसे पता था कि वो दोनों अभी यही है। काफी देर बाद जब वीर को महसूस होता है कि वो दोनों अभी गए नहीं है तो वीर सोचता है ये दोनों जाग क्यों नहीं रहे हैं। तब वीर अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोलता है ताकि उन दोनों को शक न हो कि वो सो नहीं रहा था। वही पार्थ और राज जब देखते हैं कि वीर ने अपनी आंखें खोल ली तो सबसे पहले पार्थ आगे आकर वीर से कहता है अब कैसा है वीर, तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। जिस पर वीर उससे पूछता है तुम कौन हो। तब जाकर पार्थ को एहसास होता है कि उसने जल्दी जल्दी में गलती कर दी और वो वीर से कहता है वीर तू सच में हम दोनों को नहीं जानता। जिस पर वीर न में सर हिला देता है। तभी राज उसके दूसरे साइड पर आकर वीर से कहता है या कोई न, हम दोनों तुमको सब याद दिला देंगे। जिस पर वीर राज की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे उसे उसकी कोई बात समझ में नहीं आई हो। तब राज उससे कहता है वीर तुम अपने दिमाग में जोर मत डालो, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं भी आता है तो ये तुम्हारे लिए ही सही रहेगा। तब वीर उससे कहता है क्या मतलब। तब राज कहता है कुछ नहीं, अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया, चलो अब बता देता हूँ, मेरा नाम राज शर्मा और मैं और पार्थ तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। फिर राज और पार्थ मिलकर वीर को उसके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं या ये कहे उस बॉडी के ओनर के बारे में।
वही वीर को अपने आई सिस्टम से भी काफी कुछ पता चलता है, लेकिन कुछ था जो अभी तक वीर को नहीं पता चला था, वो था इस बॉडी के ओनर की मौत कैसे हुई थी। और जब वीर राज या पार्थ से पूछता है तो वो दोनों उसके सवाल को नजरअंदाज कर देते हैं। वही वीर अपने सिस्टम से पूछता है, लेकिन उसे भी इसके बारे में नहीं चल पा रहा था, जिस वजह से वीर को ये नहीं पता चल पा रहा था। ऐसे ही काफी दिन बीत गए थे और अब तक वीर काफी हद तक ठीक हो चुका था और इसमें सबसे बड़ा हाथ राज और पार्थ का था। अब मैं इस वीर के बारे बता देता हूँ जिससे आपको परेशानी न हो समझने में। तो इसका नाम भी वीर है और इसका कोई सरनेम नहीं है, क्योंकि ये शुरू से अनाथ आश्रम में रहे हैं और ये अपने दम पर मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। ये अभी बीटेक कर रहे हैं और इनकी एज अभी 20 साल की ही है और दिखने में काफ़ी हैंडसम है। बस यही चीज़ है इनके पास और कुछ नहीं, क्योंकि ये अनाथ तो है ही साथ फटीचर और गरीब भी है, जिस वजह इनका यूनिवर्सिटी में मजाक उड़ाया जाता है। और अब आते हैं कहानी पर। आज वीर पार्थ और राज के साथ अपनी क्लास अटेंड करने जाने वाला था और अब तक वीर उन दोनों के साथ अच्छे से बनने लगी थी, जिस वजह से वीर को अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला था। उसे उसके अनाथ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी ऐसी जिंदगी जी थी उसकी फैमिली होने के बावजूद भी। वीर अभी अपने हॉस्टल के कमरे में क्लास में जाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे राज और पार्थ भी आ जाते हैं। तीनों एक साथ ही रहते हैं। दोनों अंदर आकर वीर से कहते है, चल वीर, और कितना तैयार होगा, जल्दी चल वरना हम लेट हो जाएगी। जिस पर वीर उन दोनों से कहता है, मैं तो तैयार हो चुका हूँ, मैं तो तुम दोनों का वेट कर रहा था, चलो फिर। तीनों एक साथ अपने क्लास अटेंड करने के लिए अपनी क्लास की ओर जाने लगे। रास्ते में सभी लोग वीर को अजीब नज़रों से देख रहे थे, जिसे वीर नहीं समझ पा रहा था कि वो सभी लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वो पार्थ से पूछता है, यार पार्थ, ये सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जिस पार्थ हड़बड़ा जाता है और वो वीर से कहता है, यार वीर, तू इन सब में ध्यान मत दे, ये सब तो ऐसे ही देख रहे हैं। जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो मन ही मन कहता है, कुछ तो है जो मुझसे छुपा है। लेकिन क्या सिस्टम, क्या तुम कुछ बता सकते हो इस बारे में। तब सिस्टम कहता है, नहीं मास्टर, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये इस बॉडी की ओनर की मौत से जुड़ा हुआ है जो मैं नहीं पता लगा पा रहा हूँ। जिस पर वीर अपना मन महसूस कर रह जाता है, आखिर यही चीज़ तो है जो नहीं पता लगा पा रहा है। ऐसे ही तीनों अपनी क्लास में पहुँच जाते हैं। जब तीनों अपनी क्लास में एंटर करते हैं तो पूरी क्लास शांत हो जाती है और सभी स्टूडेंट उन तीनों को देखने लग जाते हैं, लेकिन तीनों पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो तीनों अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, जो पूरी क्लास हैरानी से देखने लगते हैं। धीरे धीरे पूरी क्लास में गॉसिप होनी शुरू हो जाती है। किसी ने कहा, ये वीर बच कैसे गया, इसको तो बहुत गहरी चोट लगी थी। तो दूसरे ने कहा, पता नहीं यार, लेकिन कुछ भी कहो, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, इतनी गहरी चोट लगने की वजह से भी नहीं मरा। इसकी जगह कोई और होता तो वो अब तक तो ऊपर ही चला गया होता है, लेकिन हमें क्या करना। ऐसी पूरी क्लास में खुसुर फुसुर होने लगती है, जो तीनों बखूबी सुन रहे थे। वही वीर भी ये सब सुनकर राज और पार्थ को देख रहा था, जिस पर दोनों उससे नजर चुराने लगते हैं। तब वीर उन दोनों से कहता है, क्लास खत्म होने के बाद मुझे सब कुछ जानना है, अगर तुम तो मुझे सच नहीं बताया तो समझ लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के गुड बाय, CH6 खास मकसद। अब आगे चैप्टर 6। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावल का छठा चैप्टर बिना देरी किए क्लास में खुसर फुसुर होना शुरू हो गई, जिसे सुनकर वीर अपने दोस्तों से कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद उसे सब कुछ जानना है। जिस पर पार्थ और राज दोनों अपनी आंखें चुराने लगते हैं, जैसे वो कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह तीनों का ध्यान वहां से हट जाता है और अपनी पानी पाई में ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वही प्रोफेसर की नज़र भी जब वीर पर पड़ती है, जो एक पल के लिए उनके चेहरे पर खुशी की भाव जाते हैं, लेकिन कुछ सोचकर उनके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं, जिसे कोई नहीं देख पाता है। ऐसे क्लास खत्म हो जाती है और तीनों एक साथ कैंटीन की तरफ चल पड़ते हैं। कैंटीन में जाने के बाद तीनों अपना अपना ऑर्डर करते हैं। फिर वीर दोनों से कहता है, हाँ अब मुझे सब कुछ जानना है। जिस पर पार्थ और राज दोनों हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि शायद वीर सुबह वाली बात भूल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों सोच ही रहे थे कि वीर को क्या बताए और कैसे बताए। तभी वीर उन दोनों से कहता है, अब बताओ भी, ऐसा भी क्या हुआ है जो तुम दोनों मुझे नहीं बता रहे हो। तब पार्थ राज से कहता है, राज तू ही इसे समझा, मैं नहीं समझा सकता। जिस पर राज गहरी सांस लेता है और वीर से कहता है,
देख वीर, मैं चाहता हूँ कि तुम पिछले इंसिडेंट के बारे में मत पूछ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से वैसा कुछ हो जैसा हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ तू ये सब छोड़ और अपने ऊपर ध्यान दे, क्योंकि जब तुम अपने आप को साबित नहीं करेगा तब लोग ऐसे तुझे बुली करते रहेंगे और तेरा दिल तोड़ते रहेंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तब वीर से राज से पूछता है, मतलब क्या तेरा और तुम दोनों ऐसी गोलमोल बातें क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा बताओ ना क्या हुआ था मेरे साथ। तब दोनों कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें सब बताएंगे, लेकिन पहले हम लंच कर ले फिर हम तुझे सब बताएंगे। जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है और तीनों अपना अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद वीर उन दोनों की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे अगर इस बार दोनों ने कुछ नहीं बताया तो पता नहीं वीर क्या कर जाएगा। उन दोनों का न बोलते देखकर वीर उन दोनों से कहता है, अगर तुम दोनों को नहीं बताना तो मैं और कहीं से पता लूंगा। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला जाता है और राज और पार्थ उसे देखते रह जाते हैं। वीर के जाने के बाद पार्थ राज से कहता है, अब क्या करेंगे? अगर इसको पता चल गया तो कहीं फिर से? तभी राज बीच में उसकी बात को काटते हुए कहता है, नहीं पार्थ, अब वैसा कुछ नहीं होगा। अगर उसे सब कुछ पता चल भी गया, क्योंकि उसकी मेमोरी जा चुकी है और जहां तक डॉक्टर आंटी से पता चला है कि अब वीर की मेमोरी वापस आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है उसे सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं तो उसको और कहीं से पता चला तो उसे बुरा लगेगा और इस टाइम उसके पास सिर्फ हम ही दोनों हैं। जिस पर पार्थ कहता है, हाँ राज, शायद तुम सही कह रहे हो, वीर को सब बता देना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही घुट घुट कर जीता रहेगा। चलो फिर दोनों वीर के पीछे जाते हैं, लेकिन अब वीर वहां से गायब हो चुका था। वो हॉस्टल के कमरे में जाते हैं लेकिन वीर उन दोनों को वहां भी नहीं मिलता है, जिस पर दोनों परेशान हो जाते हैं। तो राज कहता है, अब ये कहाँ गया? वही वीर अपने मन में कुछ सोचते हुए यूनिवर्सिटी की छत की तरफ बढ़े जा रहा था। थोड़ी देर ही में वो यूनिवर्सिटी की छत पर पहुंच जाता है। आज का मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवाएं चल रही थी, जो वीर को बहुत अच्छा लग रहा था और उसका मन शांत हो रहा था। मन शांत होने के बाद वीर अपने मन में कहता है, थैंक यू भगवान ही मुझे दूसरा मौका देने के लिए, मुझे मेरी लाइफ वापस लौटाने के लिए। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और वीर को एक आवाज सुनाई पड़ती है, नहीं वीर, तुम्हें एक खास वजह से दूसरा जन्म मिला है, लेकिन उस वजह को जानने के लिए तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसके आगे सभी लोग झुके। वही वीर अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई सोर्स नहीं मिलता है, तो वो चिल्लाकर कहता है, कौन है, मेरे सामने आओ। जिस पर फिर से उसे आवाज़ सुनाई पड़ती है, वीर, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने आऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम अपने आप को मजबूत करो। जैसा कि मैंने तुम्हें एक खास मकसद की वजह दूसरा मौका मिला है, या जो जल्द ही तुम्हें पता चलेगा, तब तक मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तब वीर कहता है, लेकिन मैं पावरफुल कैसे बनूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, तो मैं कैसे और मुझे ही क्यों? तो उसे फिर से आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसमें तुम्हारी हेल्प तुम्हारे पापा की दी हुई चीज़ करेगी। इतना कहकर वो चुप जाता है और धीरे धीरे मौसम साफ हो जाता है। अब लग ही नहीं रहा था कि अब वहाँ बारिश और हवाएं चल रही थी। वही वीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वीर अपने मन में कहता है, कैसा मकसद पूरा करने के लिए मुझे दूसरा मौका मिला है और मुझे ही क्यों? सिस्टम, तुम मुझे कुछ बात सकते हो? लेकिन सिस्टम उसे कोई जवाब नहीं देता है। तब वीर कहता है, अब इसको कुछ होना था, जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये गायब हो जाते हैं। तो वीर वापस जाने को होता है, तभी उसे दिमाग में बहुत तेज दर्द होने लगता है और इतने भयंकर दर्द होने के कारण वीर वहीं पर बेहोश हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के गुड बाय। CH7 बड़ी, मुझे आपने पहचाना नहीं। अब आगे चैप्टर 7। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावल का 7वां चैप्टर बिना देरी किए। वीर यूनिवर्सिटी के छत में था और वो जाने को ही होता है कि तभी वीर के सर में दर्द होने लगता है। वो दर्द इतना असहनीय था कि वीर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिस वजह से बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद इस वक्त वीर अपने हॉस्टल के कमरे में था और वो सो रहा था। वही पार्थ और राज वीर के आसपास बैठे थे। राज ने ही वीर को छत से लाया था और 2 घंटे हो गए थे, लेकिन वीर ने अभी भी आंखें नहीं खोली थी, जिस वजह से दोनों को टेंशन होने लगती है। तो पार्थ राज से कहता है, राज, इसने अभी तक अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? ऐसा क्या हो गया था जो ये छत में बेहोश में पड़ा था? क्या हम इसे मोम के पास ले चले? तब राज उससे कहता है, नहीं पार्थ, थोड़ा रुक जाओ, शायद वीर को होश आ जाए। लेकिन ऐसा क्या हो गया था जो वीर वहां पर बेहोश हो गया था? तभी वीर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगता है, या जिससे दोनों को राहत मिलती है और राज आगे आकर वीर को पानी देता है। वीर पानी पीने के बाद सोचने लगता है, ये मेरे सर में इतना सर दर्द क्यों हुआ था? तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ आती है, क्योंकि मास्टर, मुझे अपडेट किया गया था जिस वजह से आपके सर में दर्द हुआ था जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो
पाया था इसलिए आप बेहोश हो गए थे। तब वीर सिस्टम से कहता है अपडेट हुए हो लेकिन तुम मेरे अभी तक कोई काम तो आए हो नहीं हो। तब सिस्टम कहता है मास्टर मैं अपडेट तो हो गया हूँ लेकिन अभी इंस्टॉलिंग बाकी है, वो नहीं हो पाए है क्योंकि तब तक आपके दोनों बेस्ट फ्रेंड आप तक पहुँच गए थे और जब तक इंस्टॉलिंग प्रोसेस पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों से कहे कि कुछ देर के लिए आपको थोड़ा अकेला छोड़ दे। और मास्टर मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ अब की बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूं। इतना कहकर सिस्टम चुप हो जाता है। वही वीर सिस्टम की बात सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वीर उन दोनों से कहता है या कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जिस पर दोनों उसकी बात मान जाते हैं और दोनों ही रूम से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वीर हॉस्टल के कमरे का डोर बंद कर देता है और सिस्टम से कहता है अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो, जिस पर सिस्टम रिप्लाई करता है जी मास्टर। इसके बाद सिस्टम इंस्टॉलिंग प्रोसेस चालू कर देता है। जैसे जैसे इंस्टॉलिंग का प्रोसेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक बार फिर से वीर के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसी के साथ उसकी बॉडी में भी बदलाव होने लगता है। और जैसे ही इंस्टॉलिंग प्रोसेस खत्म होता है तो वीर एक बार फिर से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर थी, जिस वजह से वीर की बॉडी इतना दर्द नहीं झेल पा रही थी। इसी वजह से वीर फिर से बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद जब वीर को होश आता है तो वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है क्योंकि उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। तो सिस्टम से कहता है अरे सिस्टम क्या कर दिया जो मेरी बॉडी इतने दर्द में है, कुछ तो कर, नहीं तो मैं इस दर्द में ही मर जाऊंगा। लेकिन सिस्टम की कोई आवाज़ नहीं आती है तो वीर फिर से उठने की कोशिश करता है। किसी तरह वीर अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करता है और वॉशरूम में जाता है क्योंकि वो इस वक्त बहुत ही गंदा हो गया था। पता नहीं क्या था लेकिन वीर की बॉडी से इस वक्त बहुत ही बदबू आ रही थी जो वीर के बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए वो नहाने चला गया था। लेकिन जैसे वीर की नज़र वॉशरूम में लगे शीशे में पड़ी तो वो हैरान रह गया क्योंकि वो इस वक्त शीशे में अपने आप को देख रहा था। वीर अपने आप को शीशे में देखकर कहता है ये मैं हूँ, लेकिन ऐसे कैसे? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बॉडी ऐसी थी जैसे कोई उसे फूंक मार दे तो 10 फीट उड़कर जा गिरे, लेकिन अब ये मेरी बॉडी अचानक से कैसे बन गई? क्या ये सब सिस्टम से किया है? सिस्टम क्या तुमने ये किया है? जैसे वीर ने ऐसा कहा वैसे वीर से एक आई का होलोग्राम निकलता है जो देखने में एक लड़की का लग रहा था, जिसे देखकर वीर तो एक पल के लिए उसी में खो जाता है कि तभी उसको आई की आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या हुआ बड़ी, कहाँ खो गए? जिस पर वीर होश में आता है और उसे देखकर पूछता है तुम कौन हो? क्या तुम कोई आत्मा तो नहीं हो और तुम मेरी बॉडी में अंदर क्या कर रही थी? तब वो आई कहती है क्या बड़ी तुमने मुझे नहीं पहचान? इतने दिन से हम साथ में हैं और तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? अरे आपके लिए तो मुझे बनाया गया है और आप ही मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? तो तुम मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सुंदर और खूबसूरत होगी। जिस पर वो आई थोड़ा शर्माने का नाटक करती है और कहती है वो तो मैं अभी हुई हूँ अपडेट होने के बाद, नहीं आपके पापा ने जब मुझे बनाया था तो मैं बहुत बुरी दिखती थी। आय अपने में बक किए जा रही थी जिससे वीर थोड़ा इरिटेट होने लगा था। तो वीर उससे कहता है अरे बस बस कितना बोलती हो तुम, और इसके अलावा भी कुछ करना आता है कि नहीं? और ये बताओ मेरो बॉडी ऐसे अचानक कैसे चेंज हो गई? जिस पर पहले तो आई थोड़ा शांत हो जाती है, फिर वो आई बोलना शुरू करती है एक्चुअली बड़ी आपके पापा ने मुझे ऐसा बनाया है कि मुझे पहले आपके साथ नॉर्मल रहना था। वो ये देखना चाहते थे कि आप मेरे लायक है भी नहीं, अगर आप मेरे लायक नहीं होते तो मैं ऑटोमेटिक आपके बॉडी से डीएक्टिवेट हो जाती, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और न ही आपके माइंड में ऐसा कुछ ख्याल आया जिससे खतरा हो, तो मुझे अपडेट होने की परमिशन मिल गई। इसलिए आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो मैं आपको बता सकती है और भी बहुत कुछ कर सकती है। फिलहाल के लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। फिर वो आई वीर को एक पिल देती है और कहती है ये पिल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, इससे आपकी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होगी बल्कि आपको इसको लेने के बाद आपकी बॉडी में पेन नहीं फील होगा और भी बहुत फ़ायदे हैं जो आप बाद में खुद ही जान जाओगे। वीर वो पिल अपने हाथ में तो ले लेता है लेकिन खाने से डर रहा था, तो वो आई से कहता है कहीं तुम मुझे मारने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? तो वो आई कहती है क्या बड़ी मैं आपको कैसे मार सकती हूँ, आप तो मेरे बड़ी हो तो फिर कैसे? चलो अब पिल खा लो, इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि मुझे अभी आपको बहुत कुछ बताना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीर चुपचाप पिल खा लेता है, ये सोचकर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पिल लेने के बाद वीर को अपनी बॉडी में ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी कभी कोई दर्द था ही नहीं और भी बहुत कुछ चेंजेस आए थे वीर की बॉडी में। इतने सारे चेंजेस देखने के बाद वीर आई से कहता है ये पिल तो बहुत ही अच्छी है, तो बताओ मुझे क्या बताने वाली हो?
तब वो आई कहती है पहले मैं आपको इस बॉडी के ओनर की पूरी यादें देने वाली हूँ, उसके लिए आप तैयार हो जाए। इतना कहने के बाद वीर के माइंड में बॉडी के ओनर की सारी यादें आना शुरू हो जाती है, लेकिन वीर को उन यादों में ऐसा कुछ मिलता है जिससे वो शॉक हो जाता है। आखिर वीर को ऐसा क्या पता चला जिससे वीर शॉक हो गया? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के गुड बसी H8 आज तो गए, अब आगे चैप्टर 8। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावेल का 8वां चैप्टर बिना देरी किए। वीर के पिल खाने के बाद वीर को अपनी बॉडी में बहुत चेंजेस महसूस होता है। उसके बाद आई सिस्टम वीर को उसकी बॉडी ओनर की यादें देना शुरू करती है, लेकिन वीर को उन याद में कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो चौंक जाता है, जिस पर वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यानी यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि वीर को कोई परिवार है। तो वीर का जवाब आई देती है हाँ कह सकते हैं उसका परिवार है, लेकिन न होने के बराबर सिवाय तुम्हारी बहनों के, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी बहनें ही तुमसे प्यार करती है और कोई नहीं, क्योंकि वो लोग जैसा चाहते थे वैसा तुमने कुछ नहीं किया था। तब वीर उससे पूछता है क्या मतलब कैसा नहीं किया था और वो कैसा क्या चाहते थे? तब वो आई सिस्टम वीर से कहती है अरे बुद्धू, पहले पूरी यादें जान लो फिर सवाल कर लेना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। इसके बाद वीर चुप हो जाता है। करीब आधे घंटे के बाद वीर को पूरी यादें मिल जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी फैमिली उसे क्यों प्यार नहीं करती है सिवाय उसकी बहनों के, लेकिन बाद में वो भी उससे नफरत करने लगी। क्यों? उनको लगता था वीर की वजह से उन दोनों की पढ़ाई पर रोक लग गई। ये याद करते हुए वीर झल्ला जाता है और झल्लाते हुए कहता है कैसा परिवार है, ऐसा परिवार होने से कोई परिवार होए ही ना, पर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सबको अपना अपना देखना है, जहां उनको फायदा मिलेगा वो वहां चले जाएंगे। कुछ देर वीर अपने आप को शांत करता है और वो आई सिस्टम से कहता है अब आगे बताओ मुझे क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा नेम रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं पक गया हूँ इसे बुला बुला कर, इसलिए मैं तुमको आज से। इससे पहले वो आगे कुछ कहता है उससे पहले वो आई सिस्टम कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है बडी, मुझे मेरा नेम मिल गया है, मेरे अपडेट होते ही तुम मुझे आज से जेनी कहकर बुलाओगे। जिस पर वीर उससे कहता है तो क्या पहले तुम्हारा कोई नेम नहीं था? जिस पर जेनी यानी वो आई सिस्टम कहती है मैंने कहा ना, अभी तक मुझ पर बैन लगा था, अपडेट के बाद मुझ पर से बैन हटा दिया गया, अब मैं हर चीज़ कर सकती हूँ और बड़ी आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ, आखिर इसलिए ही तो मुझे रखा गया है। तब वीर उससे कहता है अच्छा तो जेनी क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? जिस पर जेनी कहती है बड़ी पहले तो तुमको पावरफुल बनना है और उसके लिए बहुत से पैसों की जरूरत होगी, इसलिए तुम्हें पहले पैसे कमाने हैं। जिस पर वीर थोड़ा नाराज होते हुए कहता है पैसे कमाना कोई हलवा है क्या जो तुम ऐसे कह रही हूँ, और मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, और चलो मान भी लिए पैसे कमाने हैं तो हम पैसे कैसे कमाएंगे ये भी बता दीजिए जेनी जी। जिस पर जेनी हंसते हुए कहती है क्या यार बड़ी आप मेरी बातों को हल्के में ले रहे हो, देखना बाद में मुझे थैंक्स करते हुए नहीं थकेंगे। कौन मैं? वो भी तुमको हो ही नहीं सकता है जो मैं तुमको थैंक यू बोलूँगा। जेनी की बात वीर उससे कहता है। तब जेनी कहती है ठीक है बड़ी, वो तो देखेंगे, पहले काम की बात कर लेते हैं। हाँ तो हम कहाँ थे? तो हम पैसे कमाने के तरीके के बारे में बातें कर रहे थे। वैसे तरीके तो बहुत, बट मुझे दो ऑप्शन बेहतर लग रहे हैं, एक है एंटीक चीज़ों को ढूंढ कर उनकी बिड करना और दूसरा है ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है। पहले वाले तरीके में बहुत टाइम खराब होगा, उसके लिए हम दोनों को जगह जगह घूमना होगा, फिर कहीं एक एंटिक चीज़ मिलेगी तो इसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो बचा एक तरीका जो है ट्रेडिंग करना, जो कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते है, जैसे कि तुम इंडिया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए टाइम लिमिट अलग है, लेकिन अगर तुम बिट कॉइन में ट्रैक करोगे तो उसमें टाइम कोई लिमिट नहीं है और उसमें सबसे अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं। अब तुमको सोचना है बड़ी है तुमको किसमें करना है, और पैसों की चिंता तुम मत करो, तुम इसमें 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर तुम शुरू कर रहे हो तो मैं चाहूंगी कि तुम इसमें 1 लाख शुरू करो ताकि तुम्हारा टाइम भी न बर्बाद हो। जिस पर वीर सोचने लगता है कि वो जेनी की बात माने कि या माने। कुछ सोच वीर उससे कहता है सोचकर बताता हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे फ्रेश होना है। जिस पर जेनी कहती है मैं कहाँ जाऊँगी, मैं आपके माइंड में ही रहती हूँ। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। उसके गायब होने के बाद वीर अपने आप से कहता है क्या मुसीबत है यार, फिर वो ऊपर देखते हुए कहता है कहाँ फंसा दिया पापा। इतना कहकर वो फ्रेश होने लगता है। फ्रेश होने के बाद जब वीर अपने कमरे में आता है तो देखता है कि पार्थ और राज दोनों कमरे में आ चुके हैं और उसका ही इंतजार कर रहे थे। वही पार्थ और राज की नज़र जैसे वीर पर पती है तो उनको
झटका लगता है तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों को घूरते देखकर वीर को समझ में आ जाता है कि वो दोनों क्यों उसे घूर रहे हैं, लेकिन फिर भी वीर उन दोनों से कहता, हाँ क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे घूर कर ही क्यों देख रहे हो। जिस पर दोनों हड़बड़ा जाते हैं और दोनों एक साथ ही बेड से नीचे गिर जाते हैं। उनको गिरता पड़ता देखकर वीर कहता है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, कभी तो कोई बात सीरियस ले लिया करो, लेकिन नहीं, और तुम राज कब से ऐसी हरकतें करने लगे हो। जिस पर राज वीर से कहता है, मैंने क्या हरकत की है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया। ये सवाल उसने पार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन पार्थ उसे ऐसे देखता है जैसे वो उसके सवाल से बचने का काम कर रहा है। उसको ऐसे बचते देखकर राज अपने मन में कहता है, आज तू तो गया, राज कहाँ फंसा दिया इस पार्थ के बच्चे ने, लेकिन मैं अकेला ही क्यों झेलूं, रो कभी इसको भी मजा चखाता हूँ। फिर वो वीर से कहता है, देख मैंने अकेले कुछ नहीं, जो कुछ किया है मैंने वो पार्थ के कहने पर किया है, तो तू उसे भी इतना कहकर वो चुप हो जाता है। वही पार्थ जो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, उसको तभी वीर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, रुक, तू कहाँ भागा जा रहा है, मैंने तुझे कहीं जाने के लिए कहा क्या। जिस पर पार्थ अपने मन में कहता है, लो हो गया कांड, जिससे मैं बचने के लिए भाग रहा था। फिर पार्थ डरते हुए वीर की तरफ देखता है, जिस पर वीर कहता है, जा जाकर रूम का गेट बंद कर। जिस पर पार्थ और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता है वीर क्या करने की सोच रहा है, इसलिए पार्थ चुपचाप जाकर रूम का गेट बंद कर देता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के गुड बाय। CH9 रिटर्न विद AI। अब आगे चैप्टर 9। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावल का 9वां चैप्टर बिना देरी किए। लेकिन जब पार्थ रूम का गेट बंद करता है तो उसे कुछ एहसास होता है और अपने मन में कहता है, ये तो पहले जैसे कर रहा है, क्या इसकी मेमोरी वापस आ गई। तो वो मुड़कर वीर को देखता है जो उसे ही देख रहा था और धीरे से उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या तुझे सब कुछ याद आ गया है। पार्थ के इतना कहते हैं राज को भी एहसास होता है कि वीर की मेमोरी वापस आ गई। वही पार्थ की बात पर वीर हंसकर हमें हिला देता है। उसके हाँ कहने पर ही तुरंत राज और पार्थ दोनों खुश होते हुए वीर के ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी वीर तू ठीक हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी राजवीर से कहता है, तुझे पहले जैसे नॉर्मल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तब वीर उन दोनों से कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों सिटी मत हो, मुझे तुम दोनों एक जरूरी बात करनी है। जिस पर दोनों सीरियस हो जाते हैं। उन दोनों को शांत होता देखकर वीर दोनों से कहता है, देखो तुम दोनों मेरी बात को गलत वे में मत लेना, मैं चाहता हूँ तुम दोनों यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी मेमोरी वापस आ गई है। जिस पर पार्थ उससे कहता है, लेकिन वीर ऐसा क्यों। तब वीर उससे कहता है, तू नहीं समझेगा अभी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे तू समझ जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। देख मैं इसलिए ऐसा चाहता हूँ क्योंकि इससे लोगों की औकात पता चल जाएगी कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में कैसा सोचता है। जिस पर राजवीर से कहता है, लेकिन वीर ऐसा करने की क्या जरूरत है, हम कौन सा कोई पावरफुल फैमिली से है जो सामने वाले की सोच देखे। तब वीर कहता है, वही तो मैं तुम दोनों को यही समझा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब समय आ गया है लोगों की औकात दिखाने का, लेकिन कैसे, हम लोगों के पास ऐसा कुछ है नहीं जिससे हम लोगों की औकात दिखा पाए। पार्थ बीच में टपकते हुए कहता है। तब वीर चिढ़ जाता है और पार्थ से कहता है, क्या तुझे कुछ देर के लिए शांति नहीं है जो तू बीच में टपक रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी पूरी बात सुनो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बीच में टपकना है। जिस पर पार्थ शांत हो जाता है। तब वीर राज से कहता है, राज अपना लैपटॉप देना। जिस पर पहले तो राज न समझी में उसे देखना लगता है। जिस पर वीर उससे कहता है, क्या हुआ, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। जिस पर राज कहता है, नहीं वीर ऐसी बात नहीं है, लेकिन खैर मैं देता हूँ लैपटॉप। फिर राज अपना लैपटॉप वीर को दे देता है। फिर वीर दोनों से पूछता है, तुम दोनों के पास इस वक्त कितने रुपए होंगे। जिस पर दोनों पहले तो दोनों की बात समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वीर दोनों से कहता है, देखो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, क्या इतना भी तुम्हें विश्वास नहीं है। तब राज कहता है, मेरे पास लगभग 20,000 रुपये होंगे। तभी पार्थ बोलता है, मेरे पास भी ऐसे ही लगभग होंगे। जिस पर वीर दोनों से कहता है, दोनों लोग सिर्फ 5,000 रुपये छोड़कर बाकी का तुम दोनों मुझे ऑनलाइन डाल दो। जिस पर दोनों बिना कोई सवाल करे वीर को 15,000 रुपये वीर के अकाउंट में डाल देते हैं। जिस पर वीर उन दोनों से कहता है, अब देख मेरे कमाल। फिर वीर एक बिटकॉइन की वेबसाइट खोलता है और उसमें अपना अकाउंट बना लेता है। उसके बाद वीर जेनी से कहता है, जेनी अब तुम मुझे बताओ कि इस समय सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाले बिटकॉइन बताओ। जिस पर जेनी वीर से कहती है, तो बड़ी आपने मेरी बात मान ही ली, ये तो अच्छी बात है। जिस पर वीर चिढ़ जाता है और वो जेनी से कहता है, जेनी क्या तुम मेरे मजाक बाद में उड़ा लोगी, प्लीज इस समय नहीं। तब जेनी कहती है, ठीक है बड़ी, लेकिन तुम इतना भड़क क्यों
रहे हो, चलो मैं बताती हूँ कि तुम्हें किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है। फिर जेनी उसे कुछ कॉइन बताती है जो कॉइन उसे अच्छा खासा रिटर्न दे रहे थे। तो फिर बारी बारी से अपने पैसे और अपने दोस्तों के मिलाकर कुल 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्ट करने के बाद उसने राज से कहा, राज तू इसे सुबह देख लेना, अगर ये सुबह तक अच्छा खासा रिटर्न दे तो सारा प्रॉफिट निकाल लेना। तू इसी वेबसाइट का ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले। जिस पर राज वही करता है जो वीर ने कहा था। वही वीर अपनी पोजीशन देखने लगता है और देखते देखते एक घंटा बीत जाता है और उसे अभी से इतने अच्छे रिटर्न मिल गए थे जिसे देखकर पार्थ और राज दोनों खुश हो गए थे। तब पार्थ कहता है, अबे वीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें इन्वेस्ट करने में इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर पता होता तो मैं इसमें इन्वेस्ट करना कब से शुरू कर देता है। पार्थ और राज दोनों बातों में लगे थे। वही वीर अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 8 बजने वाले हैं। तो वीर उन दोनों से कहता है, क्या तुम लोगों को डिनर नहीं करना है? चलो मेस में चलते हैं, अगर लेट हो गए सारा खाना खत्म हो जाएगा। जिस पर दोनों वहां डिनर करने के लिए चले जाते हैं। मेस हॉस्टल के ओपोजिट साइड में बना था, जिस वजह से तीनों को वहां तक पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लगे। जब तीनों मेस पहुंचे तो देखा तो वहां पर काफी भीड़ थी, लेकिन अगर खाना खाना है तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। तो तीनों अपनी अपनी प्लेट लेकर किसी तरफ से खाना लिया और तीनों बैठने के लिए जगह ढूंढने लगे। तभी वीर को एक कोने में एक टेबल खाली दिखाई दी तो उसने दोनों से कहा, चल वो देख खाली है। जिस तीनों वहां पर पहुंच गए, वही वीर जब पहुंचा तो उसे वहां एक लड़की बैठी हुई नजर आई। उसने देखा कि उसने अपना दिन लगभग खत्म ही कर लिया था। तो वीर ने उस लड़की से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या हम तीनों यहाँ बैठ सकते हैं? जिस पर उस लड़की ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो वो एक पल की चौकसी गई। वही वीर को भी वो लड़की बहुत जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है और उस लड़की के जवाब का इंतजार करने लगा। वही वो लड़की अभी भी वीर को एक तक देखे जा रही थी। तो वीर ने एक बार फिर से पूछा, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? जिस पर वो लड़की होश में आए और कहती है, हाँ हाँ आप बैठ सकते हैं। जिस पर तीनों उसी टेबल पर बैठ गई। वही वो लड़की कुछ देर के लिए उसे देखती रही, फिर वो अपना डिनर खत्म करके वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वीर उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ वो लड़की गई थी। वही वो लड़की जाते वक्त एक बार फिर से मुड़कर वीर को देखती है। शायद वो कुछ सोच रही थी, लेकिन फिर वो वहां से चली गई। वही जहां वीर बैठा था वहीं पर पार्थ कहता है, बड़ी अजीब लड़की है और इसे आज तक कभी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा, लगता है न्यू है। तभी है, कोई फ्रेंड भी नहीं बना है लग रहा है, तभी तो अकेले बैठकर खा रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक की गुड बाय। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है क्या? जो आप लोग नहीं लाइक कर रहे हो और न रिव्यू दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग हमें कमेंट CH10 सिस्टम ने दिया झटका। अब आगे चैप्टर 10। हेलो दोस्तों, तो चलिए ये न्यू नावेल का 10वां चैप्टर बिना देरी किए। वही वीर और कुछ ही सोच रहा है और वो अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे जानता हूँ। जेनी, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या मैं इस लड़की को जानता हूँ? जिस पर जेनी वीर से कहती है, क्या बडी अब ऑफ हो गया है? अब मैं आपके किसी भी सवाल के जवाब नहीं दूंगी, इसलिए मुझे अब सोने दीजिए। तब वीर जेनी से कहता है, वो हेलो, आई कब से सोने लगा और अगर मैं इस वक्त किसी मुसीबत में फंसा होता तो तब तुम ऐसी करती है। तब जेनी कहती है, तब बात अलग होती बडी, लेकिन इस वक्त मुझसे फालतू के सवाल मत पूछो, मुझे नींद बहुत आ रही है। इतना बोलकर जेनी चुप जाती है। वही वीर जेनी के बात से चिढ़ जाता है और वो अपने मन में कहता है, यहाँ मेरी लाइफ की वॉट लगी पड़ी और ये एक है जिन्हें सोने से फुर्सत ही नहीं है। मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। बड़ी, ये मत भूलिए कि मैं आपके माइंड के अंदर ही हूँ, इसलिए जो भी कुछ बोलना है तो सोच समझ के बोलिए, वरना मैं आपको छोड़ूंगी। जेनी वीर से कहती है। तब वीर कहता है, हाँ तो तुम्हें सुनाने के लिए कहा है, एक सवाल पूछा उसको भी कोई जवाब नहीं दिया, तो और क्या करूँ मैं? अभी वीर बक बक करे ही जा रहा था, मन ही मन की उसे अचानक से कट लगने लगता है। आह जेनी, क्या कर रही हो? बंद करो प्लीज, आह प्लीज। अच्छा सॉरी बोलता हूँ, सॉरी, आगे से ऐसे कुछ नहीं कहूँगा। जिस पर जेनी शांत हो जाती है और कहती है, यही सही रहेगा बडी। नहीं, आपके पापा ने मुझे से बहुत कुछ कहा, अगर आप मेरी बात न मानी तो। वही वीर के दोनों दोस्त पार्थ और राज वीर को देखे जा रहे थे, क्योंकि वो जब से आया था वो अपने में खोया था। अब उनको कौन बताए वो कहीं खोया नहीं बल्कि जेनी से लड़ रहा था, जिसका खामियाजा अभी अभी उसने भुगता भी है। उसे ऐसे खोया देखकर राजवीर को हिलाते हुए कहता है, कहाँ खोया है वीर? जिस पर होश में आता है और अपने दोस्तों की ओर देखता है, जिस पर वीर कहता है, कहीं नहीं, तुम लोग खाना खाओ। जिस पर तीनों खाना खाकर मेस में बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वही मेस में बैठा लड़का किसी को फोन करके कहता है, भाई ये तो बच गया, अब क्या होगा? अगर इसने किसी को सच बता दिया तो हमें लेने के देने पड़ेंगे। जिस पर उधर से कुछ कहा जाता है, जिस पर वो शांत हो जाता है और कॉल कट कर देता है।
वही वीर अपने दोस्तों के साथ अपने हॉस्टल के कमरे में आ जाता है। या कमरे में आने के बाद वीर अपनी एक बार फिर से पोजीशन चेक करता है। उसके बाद तीनों सो जाते हैं। अगले दिन वीर जल्दी उठ जाता है और कुछ एक्सरसाइज करने लग जाता है जो कि जेनी ने ही बताई थी, जो कि वीर की बॉडी को मजबूत बनाने में काम आएंगी। जिस पर पहले तो वीर उसकी बात न मानने की सोच रहा था, लेकिन उसे याद आया कि कल जेनी ने कैसे उसे करंट दिया था, जिससे वो बहुत डर गया था और इसी वजह से वो जेनी की बात मान गया था। एक्सरसाइज करने के बाद वीर ने राज का दिया हुआ लैपटॉप खोला और फिर से उसने अपनी पोजीशन चेक करने लगा। उसने देखा उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, जिस वजह से वो जेनी से पूछता है, जेनी क्या मैं एग्जिट कर लूँ? जिस पर जेनी कहता है, हाँ बडी अब तुम इसे एग्जिट कर लो, क्योंकि अभी जितने कॉइन में तुमने इन्वेस्ट किया है वो अभी से 15 मिनट बाद बहुत गिर जाएंगे, जिससे तुम्हारे प्रॉफिट के साथ साथ जो पैसे लगाए हैं वो भी डूब जाएंगे। इसलिए ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप यहाँ से एग्जिट कर लो। जिस पर वीर ऐसे करता है। उसे लगभग 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। फिर वीर ने कुछ रुपए फिर से इन्वेस्ट कर दिए जेनी की हेल्प से और कुछ रुपए बचा लिए और उसने पार्थ और राज के भी रुपए प्रॉफिट के साथ लौटा दिए। फिर उसके बाद वीर फ्रेश होने चला गया। वीर ने सोचा जो उसका प्रॉफिट हुआ है उससे वो अपने लिए एक लैपटॉप ले लेगा, ताकि बार बार उसे राज का लैपटॉप यूज न करना पड़े। वीर फ्रेश होकर बाहर आया और उसने राज से कहा, राज एक काम कर, तू मेरे लिए एक लैपटॉप अरेंज कर दे, क्योंकि तू यहाँ की चोर बाजार जानता होगा, वहाँ पहुँच के तू मुझे फ़ोन कर देना, मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। जिस पर राज ठीक कहता है, वैसे ये पार्ट कहाँ गया है? वीर राज से पूछता है, मुझे नहीं पता होगा, यही कहीं मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे भी उधर काम है। वही वीर आज अकेला हो गया था क्योंकि दोनों उसके दोस्त यहाँ नहीं थे, इसलिए वीर ने सोचा वो आज क्लास लेना नहीं जाएगा। उसने तय किया कि वो आज लाइब्रेरी जाएगा, इसलिए वीर लाइब्रेरी चला गया और वहां पर रखी हुई बुक्स को देखने लगा। उसने के बुक्स पढ़ी और हैरानी की बात यह थी कि वीर काफ़ी फास्ट बुक पर ले रहा था। लाइब्रेरी में वैसे ज़्यादा लोग थे नहीं, लेकिन वीर को वहां पर बैठी हुई लड़की काफ़ी देर से देख रही थी। ये वही लड़की थी जो मेस में मिली थी, लेकिन वीर का ध्यान अपनी बुक्स में था और उसे पढ़ने में मज़ा आ रहा था, इसलिए वो इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो पढ़ने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि शाम हो गई। उसका जब फ़ोन बजा तब उसे होश में आया था। वीर ने अपना फ़ोन देखा तो राज कॉल कर रहा था, जिस पर वीर तुरंत कॉल उठा लेता है और उधर से राज पेमेंट करे को कहता है, तो वीर तुरंत लैपटॉप के लिए पेमेंट कर देता है। उसके बाद कॉल कट करके वीर थोड़ी देर और पढ़ता है। उसके बाद उसने कुछ बुक्स इशू करवा कर अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद वीर ने देखा तो पार्थ और राज दोनों ही उसका वहां पर इंतजार कर रहे थे। जिस पर वीर अपनी इश्यू किए हुए बुक्स को टेबल पर रखते हुए कहता है, क्या बात, आज तो दोनों गायब थे और सुबह से अब दिखाई दे रहे हो? जिस पर पार्थ सबसे पहले कहता है, हाँ वो मुझे घर में कुछ काम आ गया था इसलिए चला गया था। वही राज के बारे में वीर को पता था। राज ने वीर का नया लैपटॉप उसे दिया और कहा, देख ले, कुछ दिक्कत हो तो बता देना। जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है और अपना लैपटॉप सेटअप करने में लग जाता है। तब राज उससे पूछता है, वैसे तू कहा था दिन भर में? जिस पर जवाब देता है, लाइब्रेरी में, और कहा अब तुम दोनों थे नहीं इसलिए मैं भी क्लास अटेंड नहीं करने गया। जिस पर राज उससे कहता है, क्या बता, आजकल तू कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करने लग गया है? जिस पर वीर कुछ नहीं कहता है। तब पार्थ वीर से कहता है, वीर तूने हमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट नहीं दे दिया था? जिस पर वीर कहता है, नहीं तो जितना तुम लोगों का बना था उतना ही तो दिया है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी करो, जिस कॉइन में मैं इन्वेस्ट करो उसमें तुम दोनों भी करो और प्रॉफिट कमाओ। आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप लोग रिव्यू नहीं दे रहे हो और न लाइक कर रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा बताओ? आप लोगों को ये नावेल पढ़ने में कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के गुड बाय।